लो मान लिया हमने, ओ प्यार नहीं तुमसे। जैन कैडेट, कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कैडेट, आज एक बार फिर आपकी अपनी एनसीसी क्लासेस, एनसीसी अल्फा क्लासेस बाय सोनू पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। कैडेट, आज एक बार फिर पिछले वीडियो में जैसा कि आपने पढ़ा व्यक्तित्व विकास, और उसमें आपकी जो प्रतिक्रिया थी, इससे मैं काफ़ी उत्प्रेरित हूँ और मुझे आशा थी कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया और आया भी होगा। कैडेट, आज उसी का एक अगला पार्ट, आज हम इस क्लास में एनसीसी का जो व्यक्तित्व विकास का पार्ट है वो पूरा खत्म होने वाला है और इसमें आपको एकदम 70 नंबर फिक्स है, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है कैडेट, तो जो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं सेम हमको बस वही पढ़ना है, बाकी इधर उधर से हमको इसमें आईएएस नहीं बनना है। ठीक है, ये हमको जितना इससे काम है बस उतना हमको पढ़ना है। ठीक है, तो कैडेट ज्यादा देर ना करते हुए अपनी इस क्लासेस को हम शुरू करते हैं। और इस क्लासेस को आप जरा सा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो शुरू से समझिए कि मामला क्या है, उसके बाद इस पर FIR करिए, उसके बाद एनसीसी से प्यार करिए। ठीक है, तो कैडेट अपनी हम क्लासेस को शुरू करते हैं। तो मेरा आज का पहला प्रश्न ये होगा कि उस पार्ट में आपने एनसीसी के अंतर्गत जो है व्यक्तित्व विकास, तो व्यक्तित्व विकास के मतलब उपाय क्या होते हैं, व्यक्तित्व विकास का आधार क्या होता है, तनाव प्रबंधन के तरीके, ठीक है, वगैरह से। और वो थे, इसमें आप पढ़ेंगे कि समय प्रबंधन क्या होता है। ठीक है, और साथ ही साथ समय प्रबंधन क्यों आवश्यक है। उसके बाद नाना प्रकार के ऐसे सवाल हैं। तो चलिए ठीक है, अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का मेरा पहला प्रश्न है कि और आपको जैसे मैंने बताया है कि लिखना कैसे है। ठीक है, तो लिखने के लिए तो मैंने आपको बता रखा है कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए मेरा पहला प्रश्न है आज का कि नेतृत्व की परिभाषा दीजिए। क्या? नेतृत्व की परिभाषा दीजिए। पहले प्रश्न को हम लिखते हैं, व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास चैप्टर का नाम है, ठीक है, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, PD। तो इसका पहला प्रश्न है हमारा, इसमें इसमें यही नेतृत्व भी आता है। ठीक है, नेतृत्व यानी लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप। पहला प्रश्न यहां पे होगा कि नेतृत्व की परिभाषा दीजिए। नेतृत्व की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कि नेतृत्व की परिभाषा दीजिए। आपसे ये 5 अंकों में पूछ लेता है। ठीक है, कितना अंकों में? 5 अंकों में। ठीक है, तो अब यहां पर आप इसको देखिए कि हम आपको बता रहे हैं आपको लिखना कैसे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, किसी भी संगठन को दिशा निर्देश व उसकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित, यानी उसको प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना नेतृत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? नेतृत्व कहलाता है। ठीक है, इतना हो गया। तो इस बातों को आप समझिए कि किसी भी संगठन को, यानी जैसे मान लीजिए 10 व्यक्तियों का क्या है, एक टीम है। ठीक है, इस टीम का नाम है अल्फा। क्या नाम है? अल्फा ग्रुप। अल्फा ग्रुप। तो इस नेतृत्व का कोई मतलब एक सीनियर नेतृत्व कर रहा है, इसको क्या मतलब आगे इसको लेकर चल रहा है, उसके आगे आगे खड़ा है, चाहे जो भी इसमें इनका कार्य है उसको बोल रहा है कि हाँ आपको ये करना है, आपको ये करना है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये अल्फा ग्रुप है, इसका एक बहादुर नाम का लड़का है, बहादुर नाम का एक कैडेट मान लीजिए इसको। ठीक है, ये कैडेट क्या कर रहा है, इसका नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, बहादुर नाम का एक कैडेट है, ये इसका नेतृत्व कर रहे थे, यानी क्या कर रहे हैं, इसका ये एक तरह से इनको लेकर चल रहा है ना कि आपको कैसे क्या करना है। हाँ उस्ताद ने हमको ये बोला है, ऐसे इसको करना है, इसको बोल दो घास उखाड़े, ये इसको बोल दो कि मेस में जाए, ये यहाँ पे काम करे। ठीक है, तो इस तरह से काम होता है। तो ये क्या कर रहा है, इसका नेतृत्व कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ
नेतृत्व। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ज्यादा बोला तो इससे समय भी ज्यादा लग रहा है, वीडियो लंबी भी हो जा रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो प्रश्न मैं बोल दिया उसके बाद मैं इसका उत्तर बोलूँ। ठीक है, आपको उत्तर लिखना है, जैसे कि आप कॉलेज में या स्कूलों में आपके उस्ताद आते हैं तो पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उस तरह से। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, पहले हम थोड़ा इसको इरेज कर लें, और आप राइटिंग पे मत जाइएगा कि राइटिंग क्या है, बस आप कंटेंट देखिए। ठीक है, कि कंटेंट हम क्या पढ़ रहे हैं। तो अगला मेरा प्रश्न है, दूसरा क्वेश्चन, प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत क्या है? प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत क्या है? ठीक है, प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत क्या है, लिखिए। ठीक है, तो प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत क्या है, ये क्वेश्चन आपसे 10 अंकों में पूछता है, और ये 20 सर्टिफिकेट के 2021 एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया? 20 सर्टिफिकेट के 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, जब हमने एग्जाम दिया था। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। तो उत्तर अब तो आपको लिखना होगा। ठीक है, उत्तर मैं बोलूंगा और आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उत्तर लिखने का सटीक तरीका यह है कि सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए कि प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत निम्नलिखित है। क्या है? प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत निम्न है। निम्न है मतलब निम्नलिखित है। निम्नलिखित यानी या नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप नीचे लिखे में तो कैसे लिखेंगे? पहला ऐसे डालिए और यहां पे लिखिए आप। चलिए, प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत क्या है? तो पहला है सही निर्णय लेना। क्या करना? सही निर्णय लेना। लिखिए, हो गया। उसके बाद जूनियर का ख्याल रखना, यानी आपसे जो मतलब आपके टीम में है उन सबको ध्यान रखना कि हाँ, अगर कोई थोड़ा ज्यादा समझदार भी नहीं है तो सबको एक साथ लेकर के चलना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिए, सबको एक साथ लेकर चलना। क्या करना? सबको एक साथ लेकर चलना। उसके बाद अपने कार्य को अच्छी तरह जानना, यानी हम जो कार्य कर रहे हैं, जो अपने टीम के साथ अपने कार्य को लेकर चल रहे हैं, उसके बारे में हमें अच्छा से ज्ञान होना चाहिए कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, हमको करना क्या है। ठीक है, इसका ज्ञान होना चाहिए। हो गया, पहला पॉइंट था सही निर्णय लेना, दूसरा पॉइंट है जूनियर का ख्याल रखना, तीसरा पॉइंट है सबको एक साथ लेकर चलना, चौथा है अपने कार्य को अच्छी तरह जानना, पांचवा पॉइंट लिखिए। हो गया, लिखिए पांचवा पॉइंट, सबके लिए आदर्श प्रस्तुत करना। सबके लिए क्या करना? आदर्श प्रस्तुत करना। आदर्श का मतलब क्या? कि उनको किसी को देखा है कि हाँ देखो ऐसे ही बच्चा कार्य कर रहे हैं तो तुमको भी ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद छठा पॉइंट लिखिए, उत्कृष्ट कार्य करने पे शाबाशी देना। मतलब जो बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है, चाहे जो कैडेट अच्छा कार्य कर रहा है, उसको शाबाशी दीजिए। हाँ, उसको बोलिए कि नहीं बाबू तुम अच्छा कर रहे हो, तो उससे क्या होता है? उसका मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, हो गया इतना क्वेश्चन। तो देखिए इतना में जल्दी से हो गया, अगर मैं यहाँ पे लिखता तो मेरे को ज्यादा समय लगता। ठीक है, तो चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए, निर्णय से क्या तात्पर्य है? निर्णय से क्या तात्पर्य है? हो गया। अगला क्वेश्चन तीसरा, निर्णय से क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन 5 अंकों में पूछता है। ठीक है, कितने अंकों में? 5 अंकों में पूछता है। ठीक है, और कभी कभार अगर इसमें आ जाता है, जैसे 20 सर्टिफिकेट में 3 अंक में भी पूछ लेता है, और सी में अगर पूछता है तो थोड़ा इसको बड़ा सेकंड में बड़ा करने में बड़ा करके लिखना होता है। ठीक है, तो उसके बाद से यहाँ देखिए, हाँ, तो निर्णय से आपका क्या तात्पर्य है, यानी निर्णय से आप क्या समझते हैं? चलिए उत्तर लिखिए, किसी भी कार्य में सफलता और विफलता, किसी भी कार्य में सफलता और विफलता उसके सही निर्णय पर निर्भर करती है। उसके सही निर्णय पर या सूझबूझ पे निर्भर करती है। यानी क्या कि कोई भी कार्य होता है, अगर हम उसमें अच्छा से निर्णय लेते हैं या अच्छे से समझदारी से कार्य करते हैं तभी ना हमारा वो काम सफल होता है। तो ये क्या हुआ? निर्णय हुआ। ठीक है, तो ऐसा आप लिख सकते हैं, आपका उत्तर 100% सही होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा,
हमको बस समझना है, और अगर हम समझे रहेंगे तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं समझे रहेंगे तो हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि निर्णय लेते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। लिखिए, ये क्वेश्चन है 10 नंबर में पूछता है। ठीक है, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट में लिखिए कि निर्णय लेते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हो गया। चौथा प्रश्न है निर्णय लेते समय सावधानी बरतना, सावधानियां। ठीक है, हो गया। लिखिए उत्तर, निर्णय लेते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इसका उत्तर है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही लिखना है। थोड़ा विद्युत का जाना और आना बहुत तो अजब लग रहा है, विद्युत कट रही है, कभी कभी लाइन चली जा रही है। तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ऐसे पॉइंट, ऐसे ऐसे पॉइंट दे करके लिखना है। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे लिखिए, पहले पॉइंट पे लिखिए सूझबूझ के साथ काम ले, सूझबूझ के साथ काम ले। ठीक है, हो गया। अगला है सबका हित व भलाई का ध्यान रखे। सबका हित मतलब हित का ही मतलब भलाई होता है। ठीक है, तो सबका भलाई का ध्यान रखे कि मतलब सबको एक साथ लेकर चले, सबका भला हो वैसा हम निर्णय ले। ठीक है, उसके बाद अगला तीसरा पॉइंट है अपने उद्देश्य को ध्यान में रखे। अपने उद्देश्य को ध्यान में रखे कि हमको करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं, इस बात का हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार से हमें निर्णय लेना चाहिए। चौथा पॉइंट है एक सटीक योजना बनाकर काम ले। एक सटीक योजना बनाकर काम ले। क्या करें, एक सटीक योजना बनाकर काम ले। उसके बाद पांचवा पॉइंट है सबको एकजुट करके निर्णय ले। कोई भी निर्णय लीजिए तो आपके टीम में जितने भी कैडेट हैं सबको एक साथ इकट्ठा करिए, उसके बाद बोले कि हाँ हमको ये करना है, हमें ऐसा करना है। ठीक है, हो गया। तो आप समझ गए, पहला पॉइंट है सूझबूझ के साथ काम ले, दूसरा है सबका भलाई का ध्यान रखे, तीसरा है अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखे, चौथा है एक सटीक योजना बनाकर काम ले, पांचवा पॉइंट है सबको एकजुट करके लीडर ले। ठीक है कैडेट, मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, और कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट करिएगा, उसका दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा कि आखिर इसकी मृत्यु कैसे हुई। ठीक है, तो अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न है हमारा कि प्रश्न संख्या पांचवा है नागरिक किसे कहते हैं। नागरिक किसे कहते हैं। कोई कोई कैडेट ऐसे भी होते हैं ना कि कहीं कहीं उनको हिंदी में भी दिक्कत होता है कि सर हिंदी कैसे लिखाएगा, कैसे क्या होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर प्रश्न लिख दे रहा हूँ कि आप समझ जाए कि मैं क्या लिखा हूँ। ठीक है, थोड़ी मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आप कंटेंट देखिए आपको करना क्या। ठीक है, आप रूप में मत जाइए, उसके अंदर गुण देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे है नागरिक किसे कहते हैं। चलिए इसका उत्तर लिखिए। ये क्वेश्चन आपको 3 अंकों में पूछ लेता है बी सर्टिफिकेट में। ठीक है, कहाँ पे, बी सर्टिफिकेट में 3 अंकों में प्रश्न आता है। लिखिए इसका उत्तर, वह व्यक्ति जो अपने राष्ट्र में रहते हुए, यानी अपने देश में रहते हुए, कहां पे, अपने देश में रहते हुए, वह व्यक्ति जो अपने देश में रहते हुए देश के प्रति देशभक्ति की भावना रखता है। क्या करता है, देशभक्ति की भावना रखता है, वह क्या कहलाता है, नागरिक कहलाता है। क्या कहलाता है, नागरिक कहलाता है। ठीक है, हो गया। वह व्यक्ति जो अपने देश में रहता है और उसको मतदान करने का अधिकार हो, वो भी नागरिक है। सबसे सटीक उत्तर कि वह व्यक्ति जो अपने देश में मतदान करता है वो क्या होगा, उस देश का नागरिक हो गया। ठीक है, एक शब्द में उत्तर लिख सकते हैं। तो मैं आपको 2-4 पॉइंट बता दे रहा हूं जिससे कि आप अच्छे से उत्तर लिखेंगे। वह व्यक्ति जो अपने देश में मतदान का अधिकार रखता है वह देश का नागरिक है, और वह व्यक्ति जो अपने देश के संविधान का उपभोग करता है या उसका पालन करता है या उसके जो मतलब नियम कानून है उसका उपभोग करता है, वो क्या हुआ, उस देश का नागरिक हुआ। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है छठा क्वेश्चन कि एक आदर्श नागरिक के 10 गुण लिखे। एक आदर्श नागरिक के 10 गुण लिखिए। 10 गुण
लिखिए, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। मैं दावा करता हूं कहीं से एक भी प्रश्न इधर से पूरा का पूरा छपेगा यहीं से, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखिए, एक आदर्श नागरिक के गुण। यह क्वेश्चन 10 अंकों में पूछता है। कितना में? 10 अंकों में, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट में, ठीक है। तो इसका उत्तर है, एक आदर्श नागरिक के 10 गुण लिखिए। तो सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे? पॉइंट वाइज लिखेंगे। क्या करेंगे? पॉइंट। जैसा कि मैं हमेशा आपको बता रहा हूं यही कि यहाँ पे आप पॉइंट वाइज डाल के लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहां से ऐसे पहला है बुद्धिमान। बुद्धिमान पहला हो गया यहाँ पे बुद्धिमान। कैसे? देखिए ऐसे, जैसे मान ली कि एक आदर्श नागरिक क्या होता है? वह बुद्धिमान हो। दूसरा है जागरूक हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट शिक्षित। उसके बाद परिश्रमी। उसके बाद निस्वार्थी। उसके बाद कानून का पालन करता, ठीक है। उसके बाद देशद्रोही न हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8वां पॉइंट आपका हो जाएगा परोपकारी। क्या हो? वो परोपकारी हो, ठीक है। तो इतना पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो आपको पक्का है कि 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे में क्या है, पहला है कि एक आदर्श नागरिक के 10 गुण लिखिए। क्या है? एक आदर्श नागरिक के 10 गुण लिखिए। तो पहला क्या हो? वो नागरिक बुद्धिमान होना चाहिए। उसके बाद ऐसे आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा पॉइंट पर दे दिया कि ये उसके अंदर गुण होना चाहिए। तो पहला क्या होना? बुद्धिमान होना चाहिए, वह जागरूक हो, शिक्षित होना चाहिए, वह परिश्रमी होना चाहिए, वह निस्वार्थी होना चाहिए। उसके बाद कानून का पालन करता हो, जो कानून नियम संविधान में बनाए गए उसका पालन करता हो, वह देश हित में बातें करता हो, ठीक है। और उसके बाद का परोपकारी हो, यानी जो उसका एहसान, जिस व्यक्ति का है उसका एहसान मानता हो, ठीक है, एक दूसरे का उपकार करे। तो इस तरह से इतना क्वेश्चन आ गया। अब मैं चलूंगा अपने 7वें क्वेश्चन पे। तो इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं, साफ कर ले, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो कैडेट, आप अच्छे से जुड़ के एनसीसी के लिए एक माह में तबाह हो जाएगा यार। ज्यादा थोड़े है कुछ, इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। इससे खेलिए, इसको झेलिए मत, इससे खेलिए। अगर आप झेलेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 7वां क्वेश्चन है हमारा, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या है? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या है? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या है? देखिए, विद्युत जा रही है, आ रही है, जा रही आ रही है, शायद चाय पीने जाती होगी। तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं ना, तो चलिए उसे बस, इसीलिए मैं बोला कि बोर्ड पर अच्छा से अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसीलिए मैं बोल दे रहा हूँ क्या है, ठीक है। नागरिकों का मूल कर्तव्य क्या है? पहला पॉइंट लिखिए उसमें, अपने देश हित में सोचे। वह नागरिक मतलब क्या होना चाहिए? उसका मूल कर्तव्य क्या है कि वो अपने देश हित में सोचे, यानी देश के भलाई के बारे में सोचे। पहला पॉइंट, देश हित में सोचे। अगला है राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान का सम्मान करे। 3 पॉइंट, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का क्या करे? वो सम्मान करे। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करे। माने जो देश की संपत्ति है उसका सुरक्षा करे, ना कि उसको तोड़फोड़ करे, उसका नुकसान पहुंचाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करे। चौथा पॉइंट है, देश की एकता अखंडता को बनाकर रखे।
क्या करे, देश की एकता अखंडता को क्या करे, बनाकर रखे, ठीक है, मतलब उसको बरकरार रखे। अगला पॉइंट है, देश हित में आगे आकर, देश हित में आगे आकर, ओए कहां देख रहे हो, चलो लिखो, देश हित में, मैं यहां पर लिखा रहा हूं, उधर देख रहा है, मैं बोल रहा हूं कि बातचीत मत करो एक दूसरे से। देश हित में आगे आकर राष्ट्र सेवा करना, क्या करना, देश हित में आगे आकर राष्ट्रीय सेवा करना, ठीक है। ये मत समझो कि तुम अकेले इस मोबाइल से पढ़ रहे हो तो मैं नहीं देख रहा हूं, ठीक है, मेरे पे नजर होना चाहिए, ठीक है, नजर के सामने है और तुम भी नजर के सामने हो, तो आंखें मिला के करो, आंखें मिला के पढ़ो, ठीक है, हो गया। देश हित में आगे आकर राष्ट्र की सेवा करे, हो गया। अगला पॉइंट है, आपस में भाईचारा बनाकर रखे, क्या करे, आपस में भाईचारा बनाकर रखे, हो गया। उसके बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विचारों को, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विचारों को, ऐसे आप लिखेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ हमको सर ने पढ़ाया था ऐसे, इस दिन हम इस समय पे ये पढ़े थे, हाँ ऐसे कुछ बताया था, हाँ जब पेपर में आएगा तो वहां पे याद आता कि आप किए क्या है, कब क्या किए थे, वो बातें वहां पे याद आती है, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विचारों को ग्रहण करना या उनको आत्मसात करना, यानी अपने अंदर शामिल करना कि हमारे देश को मतलब आज़ादी कैसे मिली है, तो हमें हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि अगर हमको आज़ाद करके गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें देश को नुकसान नहीं पहुंचाना, हमें हमेशा देश के लिए अच्छा सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातें होती है, ज़्यादा कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब मैं बोलूंगा, अब मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, आप लोग भी मेहनत करो। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। एक हमारा 7वां क्वेश्चन था, 8वां क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, 8वां क्वेश्चन लिखिए, नागरिकों के मूल अधिकार, चाहे ऐसे पेपर में प्रश्न आता है कि भारतीय नागरिकों को, हो गया। अब यहां पे लिखिए आप, भारतीय नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है, कितने मूल अधिकार प्राप्त है, इस तरह से करके क्वेश्चन पूछता है और यह 10 अंकों में पूछ लेता है। कितने अंकों में, 10 अंकों में मुख्य रूप से पूछ लेता है, ठीक है। यह क्या है कि भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो वहां पे आप उत्तर ये लिखेंगे कि भारतीय नागरिकों को मुख्यतः 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो आखिर क्या है, पहला अधिकार लिखिए, पहला अधिकार है समानता का अधिकार, पहला अधिकार क्या है, समानता का अधिकार, ऐसे पहला लिखेंगे क्या, पहला समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, यह 14 से लेकर के 18वां अनुच्छेद, मतलब अनुच्छेद ऐसे इतना ज्यादा डीपली नहीं पूछता है, बस आपको लिख देना है कि समानता का अधिकार है, ठीक है। क्या होता है, समानता का अधिकार, ठीक है। तो यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक होता है, ठीक है। तो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद होना चाहिए कि समानता का अधिकार होता है पहला, ठीक है। अगला लिखिए, स्वतंत्रता का अधिकार, हो गया, हो गया। दूसरा है, सॉरी तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, हो गया। अगवा लिखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक चौथा है धार्मिक, शायद किसी को धार्मिक ना लिखना है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हो गया। उसके बाद लिखिए
संस्कृति व शिक्षा का, संस्कृति व शिक्षा संबंधी, संस्कृति 5वां पॉइंट है, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। अगला पॉइंट लिखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओ छोटू पढ़ ले बाबू, पेपर बहुत नजदीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। ये हमारा 8वां क्वेश्चन पूर्ण हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9वां क्वेश्चन को लेंगे। ठीक है, तो 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अनुशासन से आप क्या समझते हैं? अनुशासन से आप क्या समझते हैं? दिक्कत है ना कि थोड़ा ग्रामीण अंचल में हम लोग आते हैं और यहाँ पे घर के आसपास हमेशा लोग आते जाते रहते हैं, तो उनकी आवाजें आती रहती है, तो इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। बस आप अपने सर का आवाज सुनिए और सर को देखिए और सर से क्या पढ़ना है ये देखिए। ठीक है, तो अनुशासन से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर लिखिए। पहला है इसमें उत्तर, किसी भी कार्य को, किसी भी कार्य को, किसी भी कार्य को समुचित नियमों के अनुसार, किसी भी कार्य को, किसी भी कार्य को समुचित नियमों के अनुसार करना ही क्या कहलाता है? अनुशासन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुशासन। मान लीजिए आपको कोई कार्य मिल गया, उसको एक नियम के दायरे में रह करके पूरा ही करना ही क्या कहलाता है? अनुशासन कहलाता है। हो गया, उत्तर लिखिए इसका। लिखवाया मैंने ना कि किसी भी कार्य को समुचित नियमों के अनुसार करना ही क्या कहलाता है? अनुशासन कहलाता है। ठीक है, और इसे तो हम लोग का मोटो ही है, एकता और अनुशासन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन तो एकदम पक्का है कि छपेगा। एक सफल नेता के, एक सफल नेता के, नेता के 10 गुण लिखिए। 10 गुण, एक सफल नेता के 10 क्या करिए? गुण लिखिए। या यहां पे ऐसे भी आता है कि एक नेता के, एक नेता के किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ऐसे भी आता है कि एक नेता के, चाहे नेता के किन्हीं 4 विशेषताओं का क्या करिए? वर्णन कीजिए। मतलब एक नेता की विशेषता बताए कि नेता के अंदर क्या क्या विशेषता होती है। तो समझ लीजिए, चाहे उसकी विशेषता पूछे या पूछे गुण, विशेषता, चाहे विशेषता पूछे या गुण पूछे, तो गुण और विशेषता क्या होता है? दोनों एक ही होता है। क्या होता है? दोनों एक ही होता है। तो हमको जो पूछेगा हमको वो लिख देना। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या होती है या इसका 10 गुण, 10 गुण अगर हमारे में पूछा 10 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा तो पहला पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि एक नेता की 10 गुण निम्न है। क्या है? 10 गुण निम्न है। तो पहला क्या है? देखिए, पहला है ईमानदार है, ईमानदार या ईमानदारी। ठीक है, ईमानदार या ईमानदारी, यानी वो क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए। अगर विशेषता पूछ रहा है तो आप ऐसे लिखेंगे कि वह ईमानदार होना चाहिए, चाहे वह ईमानदार होता है। ठीक है, ऐसा। उसके बाद अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए निर्णायक, निर्णायक। ऐसे निर्णायक, निर्णायक, निर्णायक मतलब क्या? वह निर्णय अच्छा से लेता हो, वह नेता है। एक सफल नेता क्या होता है? अच्छा निर्णय लेता है, समय के साथ निर्णय लेता है, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। ठीक है, अगला है सत्यवादी। तीसरा पॉइंट है सत्यवादी। नेता क्या होना चाहिए? एक सफल नेता ऐसा होता है कि वो मतलब सच्चाई के साथ चलता है और अपने टीम को अच्छे तरीके से, चाहे जो भी उसके कार्यकर्ता गण होता है, चाहे जो भी होते हैं, उनको अच्छे तरीके से वो लेकर चलता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है। ठीक है, अगला है व्यवहार कुशल। चौथा पॉइंट है व्यवहार कुशल। हो गया। उसके बाद न्यायवादी,
न्याय, न्याय, न्यायवादी, न्यायवादी हो गया। व्यवहार कुशल, उसके बाद न्यायवादी, चौथा पॉइंट हो गया। उसके बाद लिखे यहां पे सहनशील, सहनशील, सहनशील हो गया। अगला लिखिए निस्वार्थी, निस्वार्थी हो गया। इतना पॉइंट, 6 पॉइंट। उसके बाद लिखिए संयमी, संयमी मतलब समय का वो पाबंदी हो, समय के साथ चलता हो, ठीक है। देखिए विद्युत जा रही है आ रही है, विद्युत जा रही है आ रही है, क्या करें, आपको तो पढ़ना है ना, तो आप बस सुनिए और पढ़िए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगर ये 10 नंबर में आप पूछ रहा है तो आपको बस क्या ईमानदारी होगा, निर्णायक होता है, न्यायवादी होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, ऐसे करके क्या पॉइंट आते हैं, तो इनको हमको अच्छे तरीके से लिखना है। बस आप इतना लिख देंगे, मेरे पक्का वादा है कि आप अच्छे ग्रेड से उत्तीर्ण होंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से करिए और आपकी लाइए अल्फा और मचाइए अपने कंपनी में हल्फा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिरेज कर ले। आजकल याद और कुछ रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। तो आज हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट से 70 अंक तो लेकर ही जाएंगे। कितना अंक? 70 अंक या मार्क, ठीक है। इतना अंक आप इस वीडियो से, मेरा वादा है, इतना अंक लेकर जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक एनसीसी कैडेट के लिए एक क्वेश्चन, एक एनसीसी कैडेट्स के लिए मनोबल क्या मायने रखता है, क्या मायने रखता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कभी कभार, जैसे मनोबल, जैसे ये भी आ सकता है कि मनोबल किसे कहते हैं या मनोबल क्या होता है, या ऐसे लिख देता है कहीं कहीं पे ऐसे कि टिप्पणी लिखिए, क्या करिए, टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी तो लिखने के लिए दे दिया, लेकिन अब यहाँ पे लिख देगा ऐसे मनोबल, मनोबल, दूसरा में दे देगा प्रेरणा, ऐसे करके मतलब प्रश्न आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न लिखा रहेगा और यहाँ पर आपको उत्तर, यहाँ पर टिप्पणी लिखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देगा, मतलब यहाँ से ये जो प्रेरणा शब्द है यहाँ पर रहेगा और यहाँ से आपको लिखना होता है कि मनोबल क्या होता है। तो मैं सोचता हूँ कि मनोबल तो ऐसे भी आ जाए, मनोबल इसमें है ये है, लेकिन यहाँ पे शायद ये भी क्वेश्चन आ जाए, आए क्या आता है क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो अगर आ जाए कि एक एनसीसी कैडेट्स के लिए मनोबल क्या मायने रखता है, तो वहां पे आप लिखेंगे, लिखिए क्वेश्चन, सॉरी उत्तर, पहला पॉइंट इसमें, यह एनसीसी कैडेट के अंदर जोश पैदा करता है। क्या करता है मनोबल? यह एनसीसी कैडेट के अंदर जोश पैदा करता है, हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वह आसानी से हर कार्य को पूरा कर लेता है, वह आसानी से हर कार्य को पूरा कर लेता है, हो गया। पहला है यह एनसीसी कैडेट के अंदर जोश पैदा करता है, दूसरा पॉइंट है वह आसानी से हर कार्य को पूरा कर लेता है, हो गया। तीसरा पॉइंट है अपने टीम का नेतृत्व अच्छे तरीके से कर पाता है, अपने टीम का नेतृत्व अच्छे तरीके से कर पाता है, हो गया। चौथा पॉइंट, सबको उत्साह भरने का काम करता है। क्या करता है? सबको उत्साह भरने का काम करता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट लिखिए, सबको उत्साह भरने का, ओए बाबू जल्दी जल्दी लिख, टाइम बहुत कम है। सबको उत्साह भरने का काम करता है, हो गया। पांचवा पॉइंट लिखिए, असंभव कार्य को भी संभव कर पाता है,
असंभव कार्य को भी संभव कर पाता है। यानी मनोबल एक कैडेट के अंदर ऐसा चीज है कि अगर उसके अंदर मनोबल आ जाए तो वो क्या करता है, जो कार्य उसको असंभव दिख रहा है उसको भी वो क्या कर लेता है, संभव कर लेता है। तो हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि टिप्पणी टाइप का आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन की टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया रहता है कि मनोबल, तो अब यहाँ पे टिप्पणी लिखेंगे क्या कि मनोबल क्या होता है, मनोबल क्या होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि मनोबल किसी व्यक्ति के अंदर का, लिख लीजिए इसको, हाँ देखिए लिखिए, क्वेश्चन में से डाल लीजिए कि टिप्पणी लिखिए, यहाँ पे डालिए कि टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पे लिखिए इसको, पहला पॉइंट, मनोबल क्या होता है। तो मनोबल किसी व्यक्ति के अंदर उस कार्य के प्रति करने का जुनून ही उसका मनोबल कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी व्यक्ति के अंदर उस कार्य के प्रति करने का जुनून ही क्या कहलाता है, मनोबल कहलाता है, ठीक है। अब ऐसे हो गया, उसके बाद ये आ जाएगा प्रेरणा। आइए एक तरफ से देखिए, टोटली दोनों 6 अंकों में पूछ लेगा, कितने अंकों में, 6 अंकों में, ठीक है। 3-3 नंबर का, ऐसे मनोबल 3 का हो जाएगा, 3 का ये प्रेरणा हो जाएगा। अब अगला लिखिए प्रेरणा। प्रेरणा क्या होता है, किसी कार्य में किसी व्यक्ति के नियमों से कुछ सीखना, किसी कार्य में किसी व्यक्ति के नियमों से कुछ सीखना या अपनाना ही क्या कहलाता है, प्रेरणा कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेरणा। एक शब्द में इसका उत्तर लिख लीजिए, किसी के कार्यों को देखकर उससे कुछ सीखना ही क्या कहलाता है, प्रेरणा कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, प्रेरणा कहलाता है। किसी के कार्यों को देखकर उससे कुछ सीखना और सीखकर अपना कार्य करना क्या कहलाता है, प्रेरणा कहलाता है। एक शब्दों में उत्तर लिखिए, आप ऐसे नहीं समझेंगे तो ऐसा समझेंगे कि किसी व्यक्ति के कार्यों को देखकर उससे कुछ सीखना या उस सीख कर अपने कार्य को करना क्या कहलाता है, प्रेरणा कहलाता है। आप ऐसे नहीं समझेंगे, ऐसे समझिए, तो इसको अच्छे तरीके से समझिए, पोस्टमार्टम करके समझिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद हमारा 10 क्वेश्चन क्या है, 10th नंबर क्वेश्चन है हमारा, है 10th नंबर क्वेश्चन है मेरा कि सार्वजनिक बोलने के कौशल सुधार के क्या तरीके हैं, ये 10 अंक में क्वेश्चन आता है। बी सर्टिफिकेट के 2021 एग्जाम में पूछा गया था और सी में 2021 में आया था, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन फंसे थे, ठीक। कब, सी में फंसा था 2021 में और बी में भी दोनों क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। तो इसका उत्तर है कि सार्वजनिक बोलने के कौशल सुधार के तरीके क्या है। ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको मैं समझा दे रहा हूं कि मतलब सार्वजनिक यानी किसी बीच सभा में या किसी 10 व्यक्तियों का समूह है, उसको संबोधित करना हो, उसको स्पीच देना हो, उसमें आपको या कुछ बोलना हो, उनको बताना हो, तो आपके अंदर हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, आप कैसे बोल पाएंगे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ज्यादा होता है कि कैटो को क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि आखिर ये कह क्या रहा है। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि सार्वजनिक माने पूरे एक जनसभा में बोलने के लिए आपके अंदर कौशल का विकास कैसे होगा, आपके अंदर वो चीजें कैसी आएगी, तो उसका उपाय है। लिखिए इसमें पहला पॉइंट, भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर के। पहला यहाँ पे पॉइंट लिखिए, भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर के। कैसे, आप किसी भाषा प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे तो आपको क्या होगा, जानकारी होगी कि हमको कैसे बोलना है, क्या हमारे अंदर त्रुटियां है, क्या बोला जाता है, इन सब का ज्ञान होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, अपनी हिचकिचाहट को दूर करके। हो गया पहला पॉइंट, भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर के
दूसरा पॉइंट है अपनी हिचकिचाहट को दूर करके। तीसरा पॉइंट लिखिए किसी वक्ता से प्रेरित होकर के। किसी वक्ता से प्रेरित होकर के। वक्ता बोले तो क्या होता है? वक्ता का मतलब होता है जो व्यक्ति भाषण देता है या जो कुछ बोलता है लोगों के सामने, उससे हमको कुछ सीख करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी सार्वजनिक बोलने के कौशल जो होता है उसको विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो हो गया तीसरा पॉइंट, किसी वक्ता से प्रेरित होकर के। चौथा पॉइंट लिखिए दर्पण के सामने खड़े होकर बोलने का अभ्यास करके। दर्पण यानी शीशा, मिरर। दर्पण के सामने खड़े होकर बोलने का अभ्यास करके। आप जैसे यहाँ पे मान लीजिए दर्पण लगा रहता है, ऐसे दर्पण लगा है, आप यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है, कैडेट यहाँ पे खड़ा होगा तो यहाँ पे लिखा रहता है आम आई स्मार्ट। जो लिखा रहता है क्या मैं फिट हूँ या क्या मैं अच्छा ऐसा अच्छा हूँ, तो यहाँ पे ऐसे आप यहाँ खड़ा हो जाएंगे, यहाँ पे ऐसे खड़े होकर के जो होगा बोलने का अभ्यास करेंगे। जय हिंद साथियों, ऐसे जो भी बोलना होता है आप सबके बीच में, ऐसे कुछ जो भी आप बोल रहे हैं तो इससे क्या होता है आपका अभ्यास होगा। आप शीशे में अपने आप को देखेंगे तो ये क्या होगा, आपके अंदर की जो सार्वजनिक बोलने का कौशल है इसका विकास होगा। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट है, चौथा हो गया दर्पण के सामने खड़े होकर बोलने का अभ्यास करके। पांचवा पॉइंट लिखिए स्कूल कॉलेज में विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर के। स्कूल कॉलेजों में विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर के, जैसे मान लीजिए 26 जनवरी हो जाता है, आपका 15 अगस्त हो जाता है, बाल दिवस हो जाता है, टीचर्स डे हो जाता है, चिल्ड्रंस डे, इन सब में क्या करके हिस्सा आप लेंगे तो आपको बोलने का जो अभ्यास होगा बढ़ेगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ बातचीत से भी मतलब आपका अभ्यास बढ़ता है। हो गया इतना। अब आएगा आपका अगला क्वेश्चन, समय प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांत क्या है? लिखिए क्वेश्चन, समय प्रबंधन का भाई विद्युत तो एकदम हमको विद्युत बेवफा हो गई है, एकदम लाइन, ये जो बिजली है एकदम बेवफा हो गई है। क्वेश्चन है, प्रश्न, समय प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांत क्या है? बुनियादी सिद्धांत क्या है? ये क्वेश्चन 2013 में, 18 में, 19 में, 20 में और 21 में। ये आया था 2013 में सी में, ये बी में आया था, फिर बी में आया था, सी में आया था, सी में आया था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन ये पूछा है 10 अंकों में। कितने अंकों में? 10 अंकों में। ठीक है, समय प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो इसका उत्तर लिखिए। पहला पॉइंट इसमें, सही समय पर हर कार्य करना। समय प्रबंधन का तरीका, प्रबंधन का मतलब क्या होता है? समय का आप बचत कैसे करेंगे, समय का महत्व आप कैसे समझेंगे, समय होता क्या है, तो इसके मतलब होना क्या चाहिए आपके अंदर, ये चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें है पहला पॉइंट, सही समय पर हर कार्य करना। सही समय पर हर कार्य करना। अगला पॉइंट, समय का पाबंदी होना। समय का पाबंदी होना मतलब समय के महत्व को जानना, समय के साथ चलना। ठीक है, अगला लिखे पॉइंट, अनुशासित होकर कार्य करना। अगर आप अनुशासित होकर के कार्य करेंगे तो आपके अंदर अपने आप समय का महत्व का पता लग जाएगा कि समय क्या होता है। ठीक है, अनुशासित रहकर कार्य करेंगे तो। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, समय से पूर्व कार्य करने के लिए निकलना। समय से पूर्व मतलब एक जो समय निर्धारित है कि नहीं, हमको 2 बजे से परेड के लिए जाना है, हमको 12 बजे से परेड के लिए जाना है, तो हम घर से 11:30 बजे निकल जाए कि हम वहां पे जाते जाते 12 बजे से कुछ समय पहले वहां पे पहुंच जाएंगे। यानी समय से पूर्व कार्य के लिए निकलना। समय से पूर्व
कार्य के लिए निकलना। हो गया, बस इतना आप लिखिए। उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए, समय का सदुपयोग करना। समय का सदुपयोग करना, मित्रों के साथ फिजूल की बातें ना करना। मित्रों के साथ फिजूल की बातें ना करना। हो गया, लिखो भाई जल्दी लिखो। समय के साथ समय का सदुपयोग करना, समय का सदुपयोग करना। हो गया। तो कैडेट इतना क्वेश्चन मैंने आपको बताया, बस एक क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिए। उसके बाद आपका 70 नंबर आपके हाथों में जाएगा। बस आप एक बार इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे समय प्रबंधन या जो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से, कहीं से भी एक क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। टोटली छपेगा तो भाई यही से छपेगा। ठीक है, बस आप इसको अच्छे से वॉच कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, सुनने की बाधाएं क्या है, या सुनने में आने वाली बाधाएं क्या क्या होती है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, लिख लीजिए इसको। जैसे क्वेश्चन आता है कि सुनने में आने वाली बाधाएं क्या है। ठीक है, क्या है भाई, इसको लिखिए। 10 अंकों में क्वेश्चन पूछता है 2021 के 20 सर्टिफिकेट सी में, ठीक है, आया था। और 2022 के सी एग्जाम में पूछा था। ये कहाँ पूछा था, 2022 के सी एग्जाम में पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप इतना नोट डाउन कर लीजिए इसको। और ये है कि सुनने में आने वाली बाधाएं क्या है, तो इसका उत्तर लिखिए आप। इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर हम कहीं सुन रहे तो हमको क्या क्या बाधाएं आती है कि हम उसको अच्छी तरीके से नहीं सुन पाते हैं। तो बाधाएं नंबर 1 क्या होती है बाधाएं, वहां पर ज्यादा शोरगुल का होना। वहां पर ज्यादा मतलब जहां पे आप हैं वहां पे क्या हो रहा है, ज्यादा शोरगुल हो रहा है। इससे भी आपको साफ आवाज सुनाई नहीं देता है। तो पहला पॉइंट है वहां पर ज्यादा शोरगुल का होना, वहां पर ज्यादा शोरगुल का होना। दूसरा पॉइंट है बोलने वाले पर सुनने वाले का ध्यान न देना। बोलने वाले पर मतलब जो बंदा बोल रहा है उस पे सुनने वाला ध्यान नहीं दे रहा है, इसके कारण भी उसको साफ आवाज सुनाई नहीं देता है। जैसे मैं मान लीजिए उस्ताद आपको पढ़ा रहे हैं और कुछ बजे एकदम मकरागिरी कर रहे हैं, तो उसी टाइम तो होता है ना, चल खड़ा हो जाओ और लगा पुशअप, चल फ्रॉक जंप कर, ऐसे उस्ताद सब करा देते हैं। तो दूसरा पॉइंट है बोलने वाले पर सुनने वाले का ध्यान ना देना। हो गया। तीसरा पॉइंट लिखिए, बोलने वाले का आवाज धीमा होना। ये भी कारण है कि आपको आवाज साफ सुनाई नहीं देगा। बोलने वाले का आवाज धीमा होना। ठीक है, हो गया। कहीं मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ ना, लेकिन बोल रहा हूं तो आप ही लोग के लिए ना कि जल्दी से हो जाए, वीडियो लंबा भी ना हो और सांप भी मर जाए लाठी भी बच जाए। तो दिक्कत यही है। आपस में बातचीत करना, आपस में बातचीत करना, ये भी कारण है कि आपको अच्छे से सुनाई नहीं देगा या आपको उन जो वक्ता बोल रहा है उसकी बातों का आपसे कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपस में बातचीत करना। अगला पॉइंट है कान से सुनने में समस्या होना। कान से सुनने में समस्या होना सबसे बड़ा कारण। मान लीजिए शोरगुल तो 1% नहीं है, अगर आपके इस कान में भी दिक्कत है तो भाई कहाँ से आप सुन पाओगे अच्छे से, कहाँ से सुन पाओगे अच्छे से। तो ये समस्या होती है, सुनने में समस्याएं ज़्यादा आती हैं। तो मुझे ऐसा है आपको जितना भी मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैं ऐसा करता हूं आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इस पर अच्छे से अपना ध्यान देंगे। तो कैडेट आज की क्लास में बस सिर्फ इतना ही, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन भी इधर उधर जाने वाला नहीं है। बस आप इसको अच्छे से वॉच करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कैडेट्स तक शेयर करिए और उन तक पहुँचाइए। और
हमारे इस चैनल एनसीसी अल्फा क्लासेस बाई सोनू से जुड़ करके आप अपनी परीक्षा में अच्छे ग्रेड